हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणी क्लासरूम चैनल। मेरा नाम है सूर्य प्रताप और मैं वापस आपका स्वागत करता हूँ दक्षिणी क्लासरूम चैनल में। हम नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे थे और नाइट्रोजन फैमिली में हमने दो लेक्चर्स देखे हैं और उन दो लेक्चर्स में पहले लेक्चर में हमने जनरल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा और सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा कंपाउंड्स के बारे में नाइट्रोजन के, है ना। अब जो हम आज का लेक्चर करने वाले हैं वो करने वाले हैं कंपाउंड्स के बारे में, लेकिन थोड़े से और कंपाउंड्स जो एक्स्ट्रा कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। बट उससे पहले आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक चीज, डू रीड योर एनसीईआरटीज। मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं एंड में नहीं बोलूंगा। पिछले लेक्चर मैंने एंड में बोलता, इस लेक्चर में स्टार्टिंग में बोल रहा हूं। डू रीड योर एनसीईआरटीज फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज वही है कि एनसीईआरटीज को पढ़े। दूसरी चीज, जो भी लेक्चर में करा रहा हूं उसको बार बार रिवाइज करें। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बार बार रिवाइज करना इनऑर्गेनिक में। क्यों? एक, जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी देर तक आपको याद रहेगा, पहला इन द फॉरमोस्ट थिंग। सेकंड थिंग, बहुत आसान चीजें होती हैं, ज्यादा डिफिकल्ट चीजें होती हैं, आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। तो एक बहुत सिंपल तरीका जो मैं सिखाता हूं, जो मैं हमेशा बोलता हूं, वो ये है कि इनऑर्गेनिक को आप मॉर्निंग में 30 मिनट्स के लिए खोल लो और 30 मिनट्स में जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज कर लो। दैट विल बी इनफ फॉर यू टू स्कोर गुड इन इनऑर्गेनिक इन योर एग्जाम्स, ठीक है। तो इन चीजों का ख्याल रखोगे तो अच्छे से आपके नंबर बन जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में हमने नाइट्रोजन और अमोनिया के बारे में पढ़ा था और देखा था कैसे नाइट्रोजन को प्रिपेयर किया जाता है ना, और अमोनिया का प्रिपरेशन देखा था और अमोनिया के रिएक्शंस देखे थे, है ना। अब जो हम करने वाले हैं, आज करने वाले हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे, है ना। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे टाइप ऑफ ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के और उनकी प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी हैं और उनका स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट है और इनसे डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैं इसको एक टेबल बना लेता हूं और उस टेबल में हम डिफरेंट तरीके से करेंगे, ठीक है। पहला ऑक्साइड कौन सा होगा, यहां पर लिखेंगे हम ऑक्साइड, ठीक है। सेकेंड लिखेंगे स्ट्रक्चर, यहां पर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। थर्ड, हम उसके प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, यहां पर प्रिपरेशन। एंड फोर्थ, मैं यहां पर उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा। एक दो प्रॉपर्टीज बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगी, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ऑक्साइड होगा, स्ट्रक्चर होगा, प्रिपरेशन होगी और प्रॉपर्टीज होगी, है ना। चलिए पहला ऑक्साइड की बात करें। पहला ऑक्साइड है मेरे पास NO, पहला ऑक्साइड क्या है मेरे पास, N2, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर होता है N2 का? N2 बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ N2, जहां पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज और इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इसके पास पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और अगर अपने से कम बॉन्ड बनाएगा, जो ओरिजिनल बॉन्ड से कम बॉन्ड है, उसको स्टेबलाइज करने के एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो वो नेगेटिव चार्ज के साथ रहता है, ठीक है। अच्छा, इसको रिप्लेस करने के लिए हम इसी रेजोनेंस में कुछ इस तरह से भी रहता है ना। पॉजिटिव इसी पे रहेगा, नेगेटिव इस पर रहेगा, है ना। इस तरह से रेजोनेंस में रहता है। तो दोनों स्ट्रक्चर्स आप इसके बना सकते हो, ये वाला स्ट्रक्चर भी और ये वाला स्ट्रक्चर भी। क्या है ये? N2 है, ये स्ट्रक्चर्स है। प्रिपरेशन की बात करें N2 की, तो प्रिपरेशन मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में ही करवाई थी। अगर आपको याद है और नहीं याद है तो इसको याद रखना कि आप जब अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हो, आप जब अमोनियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हो, अब मैंने आपको चीज सिखाई थी कि अगर एनायन ऑक्सीडाइजिंग है, अगर एनायन ऑक्सीडाइजिंग है तो सबसे पहली चीज क्या करते हैं हम, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर निकालते हैं। अगर एनायन ऑक्सीडाइजिंग है सबसे पहले चीज क्या करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो क्या निकालोगे, 2H2O, है ना। क्या निकालोगे, 2H2 निकल गया। अब जो बाकी बचा उसको बना दो तो क्या बनेगा, N2O। अब जो बाकी बचा उसको क्या बना दो, आपके पास N2O बन जाएगा, है ना। ठीक है, N2O बन गया। अच्छा, ये N2O है ये कलरलेस होता है। N2O इज कलरलेस, ठीक है। और न्यूट्रल ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड। कलरलेस गैस है न्यूट्रल ऑक्साइड, है ना। न्यूट्रल ऑक्साइड देखो, बहुत ही कम ऑक्साइड्स न्यूट्रल होते हैं जिसमें CO एक आता है, N2 आता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड का ध्यान रखना है कि न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया N2 न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। तो N2 का स्ट्रक्चर कैसा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2, ठीक है। प्रिपरेशन कुछ इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है जहां पर NH4 अमोनियम नाइट्रेट को हम हीट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, हमें वाटर मिलता है, साथ में N2O मिलता है और कलरलेस और न्यूट्रल ऑक्साइड मिलता है। आगे चलकर हम एक और प्रिपरेशन देखेंगे N2O की, जहां से N2O मिलता है, बट फॉर द टाइमिंग हमें यही जरूरी है ना। चलिए नेक्स्ट NO का स्ट्रक्चर अगर आप देखो, NO का स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो सिंपल स्ट्रक्चर है NO का, ठीक है। एक ऑड इलेक्ट्रॉन और
एक लोन पेयर, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO, जहां पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये ऑड इलेक्ट्रॉन है ना। आप जब NO को MOT के हिसाब से लिखते हो तो आपको पता चल जाएगा NO में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 15, है ना। NO में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 15, व्हिच मींस एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐसा छूटेगा जो ऑड इलेक्ट्रॉन छूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा छूटेगा जो क्या छूटेगा ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, कैसा स्पीशीज है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, कुछ इस तरह से होता है। ये अगर आप कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तो क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बस आप ये याद रखना कि इट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज विद 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये कुछ स्ट्रक्चर है। कभी कभी ये एक जो बॉन्ड बनाता है वो इस तरह से बॉन्ड बना सकता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकता है। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इधर आ जाएगा, है ना, इस तरह से बन जाएगा, बट नेसेसरी नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए बस ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है विद 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। बनाने का प्रिपरेशन का तरीका, इसका जो प्रिपरेशन तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो प्रिपरेशन का तरीका क्या है, आप लोगे अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है, अमोनियम नाइट्राइट लोगे, ठीक है। अमोनियम नाइट्राइट लेते हो, सोडियम नाइट्राइट लेते हो, सोडियम ले लो, चलो सोडियम ले लो, है ना, सोडियम ले लो, है ना। साथ में रिएक्ट करवा दो आप इसके साथ FeSO4 के साथ, ठीक है। साथ में रिएक्ट करवा दो H2SO4। H2SO4 is just for creating the acidic medium, acidic medium create करने की बात की जाती है। तो NaNO2 plus FeSO4 plus H2SO4 जब ये रिएक्ट करेंगे तो Fe खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। Fe खुद को क्या करेगा ऑक्सीडाइज, और Fe जब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो बना देगा Fe2SO4 होल थ्राइस। तो Fe ने तो खुद को ऑक्सीडाइज कर दिया, और ये जो N है नाइट्रोजन इसको रिड्यूस करके बना देगा NO, इसको रिड्यूस करके बना देगा NO, ठीक है। तो ये क्या करेगा खुद को ऑक्सीडाइज और नाइट्रोजन को रिड्यूस, तो NO बन गया। साथ में एक और कंपाउंड बन जाएगा आपके पास NaHSO4। इस रिएक्शन को याद करने का ट्रिक मैं आपको इस लेक्चर के सबसे आखिरी में बताऊंगा कि कहां ये रिएक्शन यूज होता है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्राइट यूज करेंगे, FeSO4 यूज करेंगे, H2SO4 यूज करेंगे, Fe खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, नाइट्रोजन को रिड्यूस करेगा और NO बना देगा। ये बात समझ आती है, ठीक है। अगेन चलिए इसके बारे में बात करें, ये कैसा है, ये कैसा है, ये बात करें। दिस इज अगेन कैसा होगा, ठीक है, कलरलेस है और न्यूट्रल है। अगेन दिस इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, कैसा ऑक्साइड है न्यूट्रल ऑक्साइड, कलरलेस है और न्यूट्रल है ना, कलरलेस और न्यूट्रल ऑक्साइड है ना, कैसा ऑक्साइड है कलरलेस एंड न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो दो कंपाउंड हो गए N2 और NO, दोनों का स्ट्रक्चर आपने देखा, दोनों की प्रिपरेशन आपने देखी, दोनों का ये भी प्रॉपर्टी देखी कि कौन सा कलरलेस और न्यूट्रल ऑक्साइड है, कलरलेस न्यूट्रल ऑक्साइड। अब याद रखना कि नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड्स कलरलेस एंड न्यूट्रल होते हैं। कलरलेस तो छोड़ दो, न्यूट्रल होते हैं। वो कौन सा ऑक्साइड्स है, एक है आपके पास N2O, एक है आपके पास NO, 2 ऑक्साइड्स है N2O and NO। N2O and NO are only oxides of nitrogen which are neutral oxide, only oxides of nitrogen which are neutral oxide। चलिए नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास NO2 या N2O3 कर लेते हैं पहले, N2O3 है ना, N2O3, ठीक है। N2O3 का स्ट्रक्चर, अब ध्यान देना इसकी पहले प्रिपरेशन जरूरी है, इसकी प्रिपरेशन जरूरी है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। N2O3 जो बनता है वो बनता है NO प्लस NO2 के मिक्सचर के साथ। NO और NO2 का मिक्सचर जब आप यूज करोगे, उसको रिएक्ट करवाओगे, ये रिएक्ट करके बनेगा N2O3। अब मैंने खास बात क्यों बोली, प्रिपरेशन की बात क्यों करी, ध्यान से समझना इस चीज को। जब नाइट्रोजन की बात करते हो तो NO में नाइट्रोजन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जब आप किसकी बात करते हो, NO2 की बात करते हो, तो NO2 में भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन है विद दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग, ऐसा है ना। तो दोनों के पास एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास क्या है, इसके पास भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या कर जाते हैं, ये कंबाइन करके एक बॉन्ड बना लेते हैं, कंबाइन करके एक बॉन्ड बना लेते हैं, ये दोनों कंबाइन करके एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहां पर आप देखो तो NO और NO2 के मिक्सचर के साथ N2O3 बन रहा है। जनरली हमारा ये आइडिया रहता है कि ऑक्सीजन सेंटर पे होना चाहिए उसके, लेकिन क्योंकि ये कंपाउंड बन रहा है NO और NO2 की वजह से, तो क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन एक के पास, ऑड इलेक्ट्रॉन एक के पास, वो दोनों बाइंड कर जाते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो बाइंड कर जाते हैं, और बाइंड करके क्या बना लेते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। तो जो उसका स्ट्रक्चर आता है, उसका स्ट्रक्चर आता है वो कुछ इस तरह से आता है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आता है, जहां पर NO2 NO NN बॉन्ड बन रहा है, जहां पर क्या बॉन्ड बन रहा है NN। कभी कभी कुछ बुक्स क्या करती हैं, कुछ बुक्स क्या करती हैं, यहां पर लिख देती हैं आपका ऑक्सीजन बीच में,
कुछ बुक्स क्या करती हैं ऑक्सीजन बीच में लिख देती हैं, बट वो कभी कभी ही सही है, नॉट ऑलवेज, क्योंकि जब ये इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बॉन्ड बना रहा है तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे उसके बारे में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर दिस विल बी द करेक्ट स्ट्रक्चर, दिस विल बी द, और जो आप ऑक्सीजन लिख लो वो करेक्ट परफेक्टली करेक्ट नहीं है, वो कभी कभी आप कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे जहां पर आप N2O3 में ऑक्सीजन बीच में रख सकते हो, बट वो कुछ ही कॉम्बिनेशन होंगे। द बेस्ट पॉसिबल आंसर विल बी दिस, द बेस्ट पॉसिबल आंसर विल बी दिस। तो इसमें कौन सा बॉन्ड आता है? NN बॉन्ड आता है। कौन सा बॉन्ड आता है? NN बॉन्ड, है ये बात समझ आती, ठीक है। चलिए अच्छा, ये क्या है? ब्लू कलर सॉलिड, ब्लू कलर सॉलिड है और एसिडिक है। मैंने आपको अभी तक बोला था कि एसिडिक ऑक्साइड, मैंने अभी तक बोला था कि न्यूट्रल ऑक्साइड से दो ही हैं, NO और N2, ठीक है। और नाइट्रोजन बीइंग अ नॉन मेटल, नाइट्रोजन कैसा मेटल? नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो ब्लू कलर सॉलिड एज एन एसिडिक ऑक्साइड, ब्लू कलर सॉलिड एंड एसिडिक ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट NO2 की बात करें। NO2 का स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया है, यहां पर अभी मैंने बनाया था, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं दोबारा। NO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? नाइट्रोजन विद ऑड इलेक्ट्रॉन एंड समथिंग लाइक this is the NO2 structure with an odd electron. This odd electron is calculated in hybridization and its hybridization is sp2. This is known as odd electron species. इनको क्या माना जाता है? odd electron species। और ये क्या होता है? sp2 hybridization होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल थोड़ा ज्यादा होता है 130 के आसपास, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बस हाइब्रिडेशन याद रखना। NO2 ये हुआ, ठीक है, ये बन गया आपका। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन मैंने आपको करवाई थी कहां? अगर एस ब्लॉक में हमने पढ़ा था तो वहां पर आपको नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करवाया था, लेकिन दोबारा यहां पर करवाया था। और एक डिकम्पोजिशन देखो, ठीक है, यहां पर एक डिकम्पोजिशन है कि लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे, डिकम्पोज करोगे, लेड नाइट्रेट को जब आप डिकम्पोज करोगे तो डिकम्पोज करने के बाद आपको मिलता है लेड ऑक्साइड प्लस NO2, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तो लेड नाइट्रेट को हीट करने के बाद आपको क्या मिलता है? लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, इस तरह से आपको कंपाउंड मिलता है, ठीक है। आपको NO2 गैस यहां से मिल जाती है। दिस क्या है? दिस इज ब्राउन कलर गैस। कैसी गैस है? ब्राउन कलर गैस, है ना, ब्राउन कलर गैस है और एसिडिक गैस है। और कैसी गैस है? एसिडिक है ना, एसिडिक गैस, ब्राउन कलर गैस और एसिडिक गैस है, ब्राउन कलर गैस और एसिडिक गैस, ठीक है। तो आपने N2O3 देखा, N2O3 इज मेड फ्रॉम NO और NO2, दोनों कंबाइन करेंगे तो N2O3 बनाएंगे, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। और आपका ब्लू कलर का सॉलिड है और एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। अच्छा, NO2 की बात करें तो स्ट्रक्चर आपको पता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, साथ में क्या है? लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये बन जाएगा, ब्राउन कलर का गैस बन जाएगा। अच्छा, एक बार मैंने आपको करवाया था, वैसे तो मैंने आपको सोडियम एस ब्लॉक में करवा रखा है कि नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन कैसी होती है, बट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं उसको, कि ताकि आपको याद रहे, है ना, ताकि आपको याद रहे। तो नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो इससे हटके एक चीज देख लेते हैं, चाहे आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, बट आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको करने की जरूरत है नहीं, बस ये एक रिवीजन है ताकि आपको वो रिएक्शंस याद रहें, क्योंकि कई बार वो रिएक्शंस पूछ लिए जाते हैं, है ना। चलिए देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सेपरेट करके यहां पर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, देखते रहो, ठीक है। नाइट्रेट्स, किसी भी नाइट्रेट को अगर आप डिकम्पोज करोगे, किसी भी नाइट्रेट को अगर आप डिकम्पोज करोगे तो आपको मिलता है ऑक्साइड प्लस NO2, ठीक है, प्लस O2 गैस। किसी भी नाइट्रेट को डिकम्पोज करने पे क्या मिलता है? ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 गैस। अब आते हैं आपके पास कुछ ऐसे नाइट्रेट जैसे Hg, Ag, Pt, Au, ठीक है ना। ये मैंने आपको करवा रखा है इस ब्लॉक में, दोबारा करवा रहा हूं, ठीक है, याद होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको उस समय बोलता बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। Hg, Ag, Pt, Au, इसको क्या बोलते थे हम? हापा वाले मेटल्स। क्या बोलते थे हम? हापा वाले मेटल्स, Hg, Ag, Pt, Au। जब इनको डिकम्पोज कर, इनके नाइट्रेट्स को डिकम्पोज किया जाता है तो अगेन ये देंगे तो ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, लेकिन ये जो ऑक्साइड बनेगा, मेटल का जो ऑक्साइड बनेगा, ये बहुत ही अनस्टेबल होगा, डिकम्पोज करके दे देगा आपको मेटल प्लस O2, डिकम्पोज करके दे देगा मेटल प्लस O2, है ना। तो क्या है? नाइट्रेट जब डिकम्पोज करता है, नाइट्रेट जब डिकम्पोज करता है ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 देता है, बहुत सारे नाइट्रेट्स है। बट हापा वाले जो नाइट्रेट्स हैं जब वो डिकम्पोज करते हैं तो ऑक्साइड प्लस NO2 और O2 देते हैं, लेकिन इनका जो ऑक्साइड है वो बहुत आसानी से डिकम्पोज करके मेटल प्लस ऑक्सीजन दे देता है। और फिर आते हैं कुछ अदर मेटल्स जैसे सोडियम
पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनके नाइट्रेट्स आसानी से डिकम्पोज नहीं करते, लेकिन जब ये डिकम्पोज करते हैं तो कैसे डिकम्पोज करते हैं देखो, 500 डिग्री पे सोडियम का नाइट्रेट डिकम्पोज करेगा, सोडियम का नाइट्रेट डिकम्पोज करेगा और देगा नाइट्राइट प्लस O2। 500 डिग्री पे सोडियम का नाइट्रेट डिकम्पोज करेगा और देगा नाइट्राइट प्लस O2, और 800 डिग्री पे सोडियम का नाइट्रेट डिकम्पोज करेगा और देगा सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस N2 प्लस O2 प्लस N2 प्लस, समझ आ रही है? ठीक है, तो यहां पर देखो इनमें कहीं भी NO2 नहीं मिल रहा, तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि which of the following nitrates will not give brown color gas on decomposition, तो आपको पता होना चाहिए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के नाइट्रेट्स डिकम्पोजिशन पे NO2 गैस नहीं देते। जबकि आपके जो हापा वाले हैं, आप क्वेश्चन में पूछ ले जाए कि which of the following nitrate gives metal on decomposition, तो Hg, Ag, Pt, Au, और बाकी नाइट्रेट्स का देता है ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, ये रिएक्शंस मैंने आपको इस ब्लॉक में करवाए हैं, रिएक्शंस याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिएक्शंस को याद रखना कि डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन बन सकता है ना। चलो तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए हम अपने टॉपिक से, है ना, लेकिन ये जरूरी है, इन रिएक्शंस का रिविजन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये रिएक्शंस भूल गए तो इनऑर्गेनिक फिर आपको टफ लगने लग जाएगी। ठीक है ना, इनऑर्गेनिक आपको टफ लगने लग जाएगी, पेपर में इनऑर्गेनिक से आसान क्वेश्चन कहीं से नहीं बनते, लेकिन दिक्कत वहीं पर आती है कि हम लोग रिवाइज नहीं करते, और जब हम रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर वो एक ऐसा चीज हो जाएगी कि आप भूलते जाओगे ओवर द पीरियड टाइम। ठीक है, तो आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए ऑक्साइड हमने क्या करा था, लास्ट में ऑक्साइड NO2 किया था, है ना। अब करते हैं हम N2O4, है ना, N2O4 ऑक्साइड करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करूं N2O4 की, तो सिंपल स्ट्रक्चर देखो, N2O4 अगर आपको याद रहे तो ये किससे बनता है, 2 NO2 के कॉम्बिनेशन से N2O4 बना सकता हूं मैं, है ना, 2 NO2 के कॉम्बिनेशन से N2O4 बना सकता हूं, सिंपल स्ट्रक्चर है। अब देखो NO2 का कॉम्बिनेशन मतलब N के पास एक और इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बन गया, ये ऑक्सीजन बन गया, दूसरे N के पास एक और इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया, और इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड, है ना। तो यहां भी ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। अब रेजोनेंस के लिए आप नीचे पे ऑक्सीजन एक क्या करो कि यहां पर डबल बॉन्ड है तो यहां पर डबल बॉन्ड लगा लो, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ये स्ट्रक्चर है। प्रिपरेशन क्या है, सिंपल प्रिपरेशन, ये लिखी दी है मैंने प्रिपरेशन, NO2 कर दे ये इस तरह से। ठीक है, क्या है, कलरलेस गैस है, कलरलेस और एसिडिक है, कलरलेस और एसिडिक है। मैंने बोला आपको सिर्फ 2 ही न्यूट्रल होते हैं, बाकी सारे एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट आपका N2O5, N2O5 का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ N2O5। ठीक है, कभी कभी देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विल हैव NN बॉन्ड, तो इसके पास NN बॉन्ड है। ठीक है, एक N2O3 के पास NN बॉन्ड है, ठीक है, इसके पास NN बॉन्ड नहीं है। ठीक है, एक N2O के पास NN बॉन्ड है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। प्रिपरेशन कैसी है, प्रिपरेशन है देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ठीक है ना, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, 2 2 1 2 2 -1, तो इसकी +5 तो जो बनता है HNO3 की वजह से, HNO3। ठीक है, और P4O10 के साथ रिएक्शन। अब P4O10 क्या करेगा, P4O10 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कैसा एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग, वाटर को एक्सट्रैक्ट करने वाला। तो ये इसका एनहाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब इसी ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहते हुए पानी निकल जाएगा इसमें से। ठीक है, ध्यान रखो किसी भी चीज में अगर पानी ऐड होता है और पानी निकलता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी नहीं होती। किसी भी ऑक्साइड में पानी ऐड हो और पानी निकले, दोनों ही कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी नहीं होगी। अब HNO3 है, P4O10 है। P4O10 की प्रॉपर्टी क्या है, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। P4O10 की प्रॉपर्टी क्या है, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। याद रखो बेटा, मैंने आपको पहले भी समझाया था, मैंने अभी भी समझा रहा हूं। इफ यू नो द प्रॉपर्टीज रिएक्शन आसान हो जाएंगे, इफ यू डोंट नो द प्रॉपर्टीज रिएक्शन याद करते रह जाओ, कभी ना कभी भूलोगे। ठीक है, बहुत जरूरी है प्रॉपर्टी याद रखना। तो कभी आपको ये रिएक्शन मिलता है HNO3 + P4O10, आपके दिमाग में आना चाहिए कि P4O10 तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और अगर P4O10 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वो क्या करेगा, इसमें से पानी निकालेगा, विच मींस इसका ऑक्साइड बनेगा। तो इसका जो ऑक्साइड बनता है वो कौन सा बनता है, N2O5। ऑक्साइड कौन सा बनता है, N2O5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड। साथ में बन जाएगा आपका HPO3, क्योंकि उसने पानी एक्सट्रैक्ट किया तो HPO3, साथ में बन जाएगा HPO3, है ना। क्या नाम बोलेंगे इसको, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड
हाँ जी, मेटाफॉस्फोरिक एसिड है ना, क्या नाम बोलेंगे, H3PO4 है ना, हाँ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो क्या नाम बोलेंगे इसको, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, साथ में क्या बन गया N2O5, साथ में क्या बन गया N2O5, दिस इज नोन एज एनहाइड्राइड ऑफ HNO3, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज एनहाइड्राइड ऑफ HNO3, दिस इज नोन एज एनहाइड्राइड ऑफ HNO3, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 माना जाता है इसको, है ना, एनहाइड्राइड ऑफ HNO3, पहला चीज। दूसरा चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कलरलेस एंड एसिडिक, दोनों चीजें, ठीक है, तो एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 है, कलरलेस है और एसिडिक है, ये बात समझ आती है, ठीक है। तो बेटा ये था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में, हमने बहुत सारे ऑक्साइड देखे, 6 ऑक्साइड्स देखे, और सारे ऑक्साइड्स इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली ये वाला, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिएक्शन, और एक हमने किया था NO वाला रिएक्शन, वो दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है, ये बात हुई बेटा आपकी ऑक्साइड्स के बारे में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, वो है HNO3, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। देखो कंपाउंड प्रिपरेशन की बात करें, पहले प्रिपरेशन की बात करें तो एक तो सिंपल प्रिपरेशन है कि आपने एक नाइट्रेट लिया और उसका रिएक्शन H2SO4 से करवा दिया, HNO3 प्लस NaHSO4 बन गया, दिस इज द रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है आपके पास, इसका नाम है ओसवाल्ड प्रोसेस। क्या नाम है, ओसवाल्ड प्रोसेस। इसमें क्या हुआ, अगर ऊपर वाले रिएक्शन में अगर आप देखो तो बस क्या किया, सोडियम ने H को रिप्लेस किया, H इधर आ गया। मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि सॉल्ट और एसिड का रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, सोडियम इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। जब भी ऐसा रिएक्शन हो तो बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करो, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओसवाल्ड प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्या प्रोसेस है, HNO3 प्रिपरेशन में क्या रिएक्शन होता है, NH3 यूज करते हैं, NH3 का रिएक्शन O2 के साथ, ठीक है, PTRH गॉज 500 डिग्री सेंटीग्रेड, PTRH गॉज 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा NO प्लस H2O, ठीक है, NO प्लस H2 है ना। अब ये जो NO है ये रिएक्ट करता है O2 के साथ, ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद O2 के साथ बनाता है NO2, रिएक्ट करने के बाद O2 के साथ क्या बनाता है NO2। अब NO2 को हम डालते हैं पानी में, NO2 हम डालते हैं पानी में, और पानी में डालने के बाद क्या बनेगा, आप ध्यान से समझना, इस चीज को ध्यान से समझना। देखो NO2 जो है उसमें नाइट्रोजन ना +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और अगर वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो नाइट्रोजन कोई ऐसा एसिड ही नहीं है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। मैं एसिड की बात क्यों कर रहा हूं, दिस इज एन एसिडिक ऑक्साइड, इसको जब पानी में डालोगे तो एसिड बनेगा। जैसे CO2 को पानी में डाल दो तो H2CO3 बनता है, तो वैसे ही NO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड, हमने पढ़ा। इसको जब पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, एसिड बनना चाहिए। लेकिन ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4। अब मैंने आपको एक बात थोड़ी देर पहले बताई थी कि अगर किसी चीज में पानी डालो और उससे पानी निकालो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। एडिशन ऑफ वाटर एंड रिमूवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट। वही चीज यहां पर देखो, इसमें अगर मैं पानी डालूं और पानी निकालूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहनी चाहिए, +4। लेकिन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोई एसिड प्रेजेंट है ही नहीं नाइट्रोजन का। अगर कोई एसिड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट नहीं है, विच मींस ये इस फॉर्म में तो एसिड बना ही नहीं सकता। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और जो एसिड बनते हैं वो बनते हैं HNO2 एंड HNO3। जो एसिड बनते हैं वो क्या बनते हैं, HNO2 एंड HNO3, ठीक है। ये बात याद रहेगी कि जो भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसको पानी में डालने पे HNO2 और HNO3 ही एसिड बन सकते हैं। +4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड N नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट नहीं है। तो इसने पानी में डाला, डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाया, +4 से +3 गया रिडक्शन, +4 से +5 गया ऑक्सीडेशन। तो HNO3 आपको मिल गया, यहां पर आपको क्या मिल गया, HNO3, ठीक है। लेकिन ये जो HNO2 है, अब
यहां पर एक और पॉइंट आता है। तो आपको एक पॉइंट तो ये पता चला, देखो यहां से एक पॉइंट पता चला कि जब आपके पास NO2 की बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपको पता चला NO2 कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 में, +4 का कोई एसिड प्रेजेंट नाइट्रोजन के पास नहीं है, तो ये क्या करता है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाता है। क्या दिखाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। और क्या करता है, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चल जाता है। अब बात करते हैं HNO2 की, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में है, अगर नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में है, तो इट हैज द एबिलिटी, इट हैज दैट एबिलिटी ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेटिंग। उसके पास अपनी खुद की एबिलिटी होती है कि डिस्प्रोपोर्शनेट करे। क्यों? क्योंकि वो उस ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल है, वो नहीं रहना चाहता उस ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो नाइट्रोजन जब भी +1 से +4 के बीच में होगा ना, उसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। तो वैसे ही इसमें भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, कब होगा बेटा, जब ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1 से +4 के बीच में होगा। तो HNO2 क्योंकि +3 है, तो ये +1 से +4 के बीच में है, इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन। और डिस्प्रोपोर्शनेशन होकर ये बनाएगा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा HNO3 + NO, HNO3 + NO, HNO3 + NO, है ना, ये डिस्प्रोपोर्शनेट होकर क्या बनाएगा, HNO3 + NO। तो आपको कितने मोल्स मिल गए, देखो अब कई बुक्स ये आंसर नहीं लिखती, कई बुक्स ये नहीं लिखती, वो क्या लिखती हैं, 2HNO3 + NO, वो क्या लिखती हैं, 2HNO3 + NO, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप NO2 को पानी में डालोगे, तो क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक HNO2 और HNO3 बनता है। ये जो HNO3 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है और HNO3 बनाता है, और साथ में क्या बनाता है, NO। तो क्या हो जाएगा फाइनल रिएक्शन, अगर आप देखो तो आपको फाइनल रिएक्शन में क्या मिल रहा है, 2HNO3 और एक NO मिल रहा है, 2HNO3 और एक NO मिल रहा है, ये बात याद रहेगी। ठीक है, तो कई बुक्स में क्या लिखा होगा, NO2 + H2O gives us 2HNO3 + NO, उसने बताया ही नहीं कि बीच में क्या होगा। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना कि NO2 को जब पानी में डालोगे HNO2 और HNO3 मिलता है, ये स्लोली डिस्प्रोपोर्शनेट होके, या स्लोली भी नहीं, जल्दी डिस्प्रोपोर्शनेट होके क्या आता है, HNO3 + NO, HNO3 + NO, बात याद रहेगी। तो अब बस 2 HNO3 हो गया और एक NO हो गया। अब ये जो NO है, इसको आप रीयूज कर सकते हो यहां पर, जो NO है इसको आप रीयूज कर सकते हो यहां पर, तो इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि HNO3 में 2 मोल्स मिल गए आपको, 2 मोल्स ऑफ HNO3 मिल गए, साथ में NO मिल गया जो वापस रीयूज किया जा सकता है। ये बात क्लियर, बात क्लियर। तो दिस इज Ostwald process and that's why Ostwald process is used. Why? Because you're getting 2 moles of HNO3, first and the foremost thing. Secondly, you can reuse the NO that is produced. You can reuse the NO that is produced. तो रिएक्शन को एक बार दोबारा से देखें, NH3 और O2 का जब रिएक्शन होता है PTRH के 20 हाथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे NO + H2 बनता है। NO जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करके NO2 बनाता है। NO2 को जब पानी में डालो तो 2 टाइप ऑफ एसिड बनाता है, HNO2 और HNO3। एसिड ही क्यों बनाता है, क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड है। जब एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो एसिड बनाएगा, जब बेसिक ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो बेस बनाएगा। कैसे, Na2O, इट इज अ बेसिक ऑक्साइड, और इसको जब पानी में डालोगे तो NaOH बनता है। CO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड, और इसको जब पानी में डालोगे तो क्या बनता है, H2CO3 बनता है। तो इसको एसिड डाला। अब नाइट्रोजन का +1 और +4 में कोई एसिड नहीं है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा के HNO2 और HNO3 बनाता है। ठीक है, और जब HNO2 को देखोगे तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा और क्या बनाएगा, HNO3 और NO। हमें कैसे पता चला, क्योंकि N +1 से +4 के बीच में बहुत स्टेबल नहीं है, इस वजह से ये क्या करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा के HNO3 और NO बनाता है, और ये NO को हम क्या कर सकते हैं, वापस रीयूज कर सकते हैं। NO को क्या कर सकते हैं, हम वापस रीयूज कर सकते हैं। सो दिस इज Ostwald's process, दिस इज Ostwald's process। चलिए, ये होगी बेटा रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन, है ना, ये नाइट्रोजन की रिएक्शंस हो गई, सॉरी नाइट्रेट की रिएक्शन हो गई, HNO3 की रिएक्शन हो गई, नाइट्रिक एसिड बनाने की प्रिपरेशन हो गई। अब नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। अब देखो, मेरे को शायद एसिडिक वाली रिएक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि HNO3 है तो एसिड है और बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा। वो रिएक्शंस मैं नहीं लिखा सकता, है ना, बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो इसमें तो थोड़ी सी वो रिएक्शन देखेंगे जो आने की पॉसिबिलिटी भी है और जो आ सकती है ना, उन रिएक्शन को देखने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, चलिए, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ HNO3, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो आपके पास है HNO3, ठीक है,
और HNO3 का रिएक्शन, पहला हम सल्फर, फिर कार्बन, फिर आयोडीन, फिर फॉस्फोरस, फिर AsSB, ठीक है, AsSB सल्फर I2, ठीक है ना, और साथ में SN भी कर दो, चलो SN भी कर दो, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शंस हैं और इनके रिएक्शंस पूछा गया। यहाँ पर HO3 मैंने कंसंट्रेटेड लिया, यहाँ पर HO3 का लिया मैंने कंसंट्रेटेड लिया, ठीक है, कंसंट्रेटेड HO3। जब कंसंट्रेटेड HO3 इन सब के साथ रिएक्ट करेगा ना, देखो सबके सब एलिमेंटल फॉर्म में होगा। अब ऐसा तो नहीं है कार्बन कार्बन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा P4 की प्रेजेंट होगा, ये सारे सारे एलिमेंटल फॉर्म। जब रिएक्ट करेंगे तो इनके एसिड्स बनाएगा, क्या करेगा, इनको ऑक्सीडाइज करके इनके एसिड्स बनाएगा, जैसे, और कौन सा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड्स, ठीक है, H2SO4, H2CO3। आयोडीन का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नहीं बनाता, आयोडीन का लोअर वाला बनाता है, वो क्या है, HiO3, ठीक है ना, HiO3, ठीक है, HiO3 बनेगा, +5। फॉस्फोरस का क्या बनेगा, H3PO4, है ना। इसका क्या बनेगा, इसका भी वही H3AsO4, दोनों सेम ग्रुप के, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बनेगा। Sb, ये भी उसी ग्रुप का, ठीक है, ये क्या बनेगा, H3SbO4, है ना। और ये टिन का कौन सा होता है, टिन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, तो ये बना देगा H2SnO3, H2SnO3। तो सबके सब देखो, सारे के सारे एक्सेप्ट वन, इसको छोड़ के, HiO3 को छोड़ के, सारे के सारे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, सारे के सारे क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। अच्छा चलिए, अब यहां पर एक गैस रिलीज होती है, वो गैस इंपॉर्टेंट है। जब भी HNO3 कंसंट्रेटेड रिएक्ट करे, जब भी HNO3 कंसंट्रेटेड रिएक्ट करे, तो एक ही गैस रिलीज होगी, वो गैस होगी NO2 गैस, वो गैस होगी NO2 गैस। तो ये चीज याद रखना कि कंसंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन कभी भी हो, किसी भी एलिमेंट के साथ हो, हमेशा एक, अगर ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है तो NO2 गैस रिलीज होगी, यहां भी 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 NO2 गैस रिलीज होगी, और यहां भी NO2 गैस रिलीज होगी, यहां भी NO2 गैस रिलीज होगी। तो आपने देखा कि जब भी नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स, ये सारे के सारे क्या है, मेटलॉइड टाइप के, तो नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, उनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड बनाता है, एक्सेप्ट आयोडीन जो HiO3 तक बनता है, और बाकी सबका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड। साथ में गैस कौन सी रिलीज होती है, NO2, ब्राउन कलर गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है, ब्राउन कलर गैस, ठीक है, बात समझे। अच्छा, एक खास बात इसके लिए भी बात कर लेते हैं, जो H2CO3 है ये अनस्टेबल है, H2CO3 क्या है, अनस्टेबल है, तो ये डिकम्पोज करके आपको देता है H2O plus CO2, डिकम्पोज करके आपको देता है H2O plus CO2। तो कई बुक्स में H2CO3 ना लिख के H2O CO2 लिखा होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि H2CO3 डिकम्पोज कर जाता है और H2O CO2 देता है। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आपको समझ आई। देखो, सल्फर अपनी एलिमेंटल फॉर्म में था, इसको ऑक्सीडाइज करके +6 में भेजा, कार्बन अपनी एलिमेंटल फॉर्म में था, +4 में भेजा, आयोडीन को +5 में भेजा, फॉस्फोरस को +5, As +5, Sb +5, Sn +4, ठीक है। सबको अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई, नाइट्रोजन, खुद को रिड्यूस कर दिया। नाइट्रोजन ने खुद को क्या कर दिया, +5 में था, अब +4 में चला गया, तो नाइट्रोजन ने खुद को रिड्यूस कर दिया और इनको ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया, ये कंपाउंड बना दिया, ये सारे के सारे कंपाउंड बना दिए, जहां पर H2CO3 क्या करता है, डिकम्पोज करके H2 plus CO2 देता है। ये बात याद रहेगी, ये बात याद रहेगी कि नॉन मेटल या मेटलॉइड्स के साथ जब भी कंसंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन होगा तो वो एसिड बनाएगा, साथ में बनाएगा NO2 गैस, ऑलवेज, ठीक है, कंसंट्रेटेड, याद रखो कौन सा, कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कौन सी गैस रिलीज होगी, ठीक है, क्या बनेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा चलिए देखिए, ये होता है आपके पास, है ना, इस तरह से आपके पास होता है, ठीक है। ये कौन सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है। यहां पर कहीं पर जिंक आ जाएगा आपके पास, यहां पर कहीं पर आपके पास Pb आ जाएगा, ठीक है। मैं सारी नहीं लिख रहा हूं, बस आपको याद नहीं करना, बस आपको बता रहा हूं, ठीक है। H2 और फिर यहां पर कॉपर कहीं पर आ जाएगा, फिर नीचे Ag Au सारे के साथ आ जाएगा, है ना। इनके रिएक्शन की बात करते हैं। देखो, इससे ऊपर वाले को बोला जाता है रिएक्टिव,
और इससे नीचे हाइड्रोजन से नीचे वालों को बोला जाता है लेस रिएक्टिव, ठीक है। ऊपर वालों को बोला जाता है वेरी रिएक्टिव, रिएक्टिव मेटल्स, नीचे वालों को बोला जाता है कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाले हैं, ऊपर ये रिएक्टिव है, ठीक है ना, इसको लिख लो रिएक्टिव, ये क्या है, इन लेस रिएक्टिव है ना, ये क्या है, लेस रिएक्टिव। ये आपने किसमें पढ़ा होगा, ये आपने मेटलर्जी में भी पढ़ा होगा, रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव वाला पार्ट, ठीक है। चलिए देखो, अब ये दोनों है, जब ये करेंगे तो इनका रिएक्शन हम देखो, अब कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3, इनका रिएक्शन भी कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, सबका रिएक्शन, नीचे वालों का रिएक्शन भी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, ऊपर वाले का रिएक्शन भी कंसंट्रेटेड। जब ये रिएक्ट करेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, देखो अब यहां पर ये जानना जरूरी नहीं कि कौन सा मेटल बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि हमेशा एक ही चीज बनेगी, वो बनेगी नाइट्रेट। क्या बनेगी, नाइट्रेट, ठीक है, हमेशा एक ही चीज बनेगी नाइट्रेट। तो मेटल कोई सा भी हो, नाइट्रेट बन रहा है। बस एक चीज खास जरूरी है, गैस कौन सी निकल रही है, क्योंकि हमें कंसंट्रेटेड HNO3 यूज कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं, कंसंट्रेटेड HNO3 यूज कर रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया, जब भी कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करोगे कौन सी गैस निकलेगी, NO2 गैस निकलेगी, तो ब्राउन कलर गैस निकलती है, ब्राउन कलर गैस निकलती है। यहां भी कंसंट्रेटेड HNO3 यूज किया, कंसंट्रेटेड HNO3 यूज किया तो क्या बना, नाइट्रेट ही बनेगा, और क्या निकलेगी, ब्राउन कलर गैस इवॉल्व होगी, ब्राउन कलर गैस इवॉल्व होगी। ये बात समझ आती है, ब्राउन कलर गैस इवॉल्व होगी। तो ऊपर वाले भी सिमिलर तरीके से रिएक्ट करेंगे, नीचे वाले भी सिमिलर तरीके से रिएक्ट करेंगे। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट्स विद कॉपर, तो क्या कंपाउंड बनते हैं, तो कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 गैस बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर डाइल्यूट यूज करूं, डाइल्यूट HNO3 यूज करूं, ठीक है, तो नाइट्रेट, अगेन नाइट्रेट हमेशा बनेगा, नाइट्रेट की दिक्कत है ही नहीं, नाइट्रेट हमेशा बनेगा, चाहे डाइल्यूट यूज करो, चाहे कंसंट्रेट यूज करो, कुछ भी यूज करो, नाइट्रेट हमेशा बनेगा। गैस चेंज होती है, यहां पर जो गैस बनती है वो बनती है N2O, कलरलेस गैस, न्यूट्रल गैस। तो क्वेश्चन में पूछ लेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म न्यूट्रल कलरलेस न्यूट्रल गैस व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट HNO3, तो कौन सा होगा, ये कोई से भी मेटल हो सकते हैं, ठीक है। जबकि जब ये डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करता है, जबकि ये डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, जब ये डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रेट तो बनाता है, नाइट्रेट तो बनाता है, लेकिन कोई भी गैस रिलीज, जो गैस रिलीज करता है वो कौन सी करता है, N। तो यहां पर NO गैस रिलीज हो रही है, ये भी न्यूट्रल है, यहां पर N2 गैस रिलीज हो रही है, ये भी न्यूट्रल है। तो कंसंट्रेटेड में हमेशा कौन सी गैस रिलीज होती है, NO2, लेकिन डाइल्यूट में ये रिलीज करता है N2O और ये रिलीज करता है NO। ये बात समझ आती है, ठीक है। चलिए लास्ट, वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्शन था, नाइट्रेट, अगेन नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रेट की टेंशन नहीं लीजिए, वेरी डाइल्यूट के साथ नाइट्रेट बनेगा, लेकिन जो गैस रिलीज होगी वो रिलीज होगी NH3, और ये जो NH3 है ये HNO3 के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या पड़ा है, HNO3 पड़ा है, तो HNO3 के साथ रिएक्ट करके वो बना देगी NH4NO3, सॉल्यूशन में रिएक्ट करके बना देगी NH4NO3, ठीक है। और यहां पर वेरी डाइल्यूट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, वेरी डाइल्यूट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, ठीक है ना। वेरी डाइल्यूट के साथ इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। वेरी डाइल्यूट के साथ इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं कि अगर मैं वेरी डाइल्यूट की बात करूं, वेरी डाइल्यूट की बात करूं तो कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है। तो आपको ये देखा कि जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कंसंट्रेटेड के साथ NO2 गैस दे रहे हैं, डाइल्यूट के साथ N2O गैस दे रहे हैं, वेरी डाइल्यूट के साथ NH3 दे रहे हैं जो NH4NO3 बना रही है। जबकि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कंसंट्रेटेड के साथ NO2 गैस दे रहे हैं, जैसे ऊपर वाला कर रहा है, डाइल्यूट के साथ NO दे रहे हैं जो डिफरेंट है, और वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहे। इस पे बेस कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी में दो एलिमेंट्स की बात करी गई है, जिंक और कॉपर, ठीक है। तो जिंक और कॉपर का रिएक्शन, जिंक और कॉपर के थ्रू आप याद रख सकते हैं, बाकी आपको लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव के थ्रू इसको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ HNO3, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ HNO3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन आपके इसके हुए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपके पास है कॉपर, यहां पर एक थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्शन करा रहा हूं, बहुत जरूरी रिएक्शन है। अगर मैंने कॉपर को हॉट फॉर्म में ले लिया, ठीक है, अभी तक मैं क्या ले रहा था, HNO3 कंसंट्रेट ले रहा था, हॉट कंडीशन जो होती है वो यूजुअली जब भी हॉट कंसंट्रेट कंडीशन होगी वो यूजुअली हॉट होगी, बट यहां पर मैंने क्या किया, कॉपर को हॉट ले लिया, ठीक है, और HNO3 ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, HNO3 ले लिया। HNO3 कैसा भी ले लो, वैसे यूजुअली आप कोल्ड प्रेफर करोगे, लेकिन HNO3 प्लस हॉट कॉपर, तो यहां पर थोड़ा सा रिएक्शन में डिफरेंस आता है, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से करवा रहा हूं, ठीक है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं करवा रहा हूं, सारा रिएक्शन याद रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। जब ऐसा होगा तो होगा क्या कि आपके पास कॉपर नाइट्रेट बनेगा, HNO3 के साथ जब भी रिएक्शन हो नाइट्रेट तो बनता ही है,
ये तो आपको याद होना चाहिए। लेकिन जो गैस बनेगी वो बनेगी N2 गैस, जो गैस बनेगी वो बनेगी N2 गैस, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई कई क्वेश्चन लिखते हैं कि अगर आप हॉट कॉपर लेते हैं और उसमें HO3 डालते हैं तो क्या बनेगा, क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट प्लस N2 गैस, कॉपर नाइट्रेट प्लस N2 गैस। इस रिएक्शन को आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी रिएक्शन है, बहुत जरूरी रिएक्शन है, ठीक है ना। ये बात समझ आती, ये बात समझ आती, ठीक है। चलिए, ये हो गई आपकी कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। अब हमने जब नाइट्रेट की बात करी, नाइट्रिक एसिड की बात करी, तो नाइट्रेट की बात करी, नाइट्रेट आयन की बात करी, नाइट्रेट आयन की बात करी है ना, NO3 माइनस की बात करी। और इसकी टेस्टिंग के लिए एक टेस्ट यूज होता है, उसको बोलते हैं हम ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट। वो ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है, देखो इंपॉर्टेंट है। ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है, आपके पास NO3 माइनस हो चाहे NO2 माइनस हो, दोनों के लिए यूज होता है, NO3 माइनस चाहे NO2 माइनस, ठीक है। तो जो हमने रिएक्शन किया था ना, अभी ध्यान आ रहा है, हमने NaNO2 बात करी थी जब हमने NO बनाया था, वैसे ही टाइप। इसका रिएक्शन विद Fe2+, अब Fe2+ कुछ भी हो सकता है, सल्फेट वल्फेट आपको फर्क नहीं पड़ता, Fe2+, इन दोनों में से एक का रिएक्शन, ठीक है, कोई और दिस, ठीक है, एक रिएक्शन प्लस एसिडिक मीडियम में, प्लस एसिड, सारी चीजें वही हो रही है, सारी चीजें वही हो रही है। उसमें हमने क्या बात की थी, NaNO2 Fe2SO4 प्लस H2SO4, ठीक है, रिएक्शन करेगा, ठीक है, ये रिएक्शन करके बनाएगा Fe3 प्लस NO, Fe3 प्लस NO, Fe3 प्लस NO, ठीक है, और ये बन गया। अब ये NO क्या करेगा, अब ये NO क्या करेगा, FeOH के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी FeH2O होल 6 के साथ रिएक्ट करेगा NO, ठीक है, और ये जो FeH2 होल 6 होगा 2 प्लस NO, ठीक है, और जो कंपाउंड बनाएगा ये बनाएगा FeH2O होल 5 NO, और यहां पर जो NO है ये 2 प्लस ही रहेगा। लेकिन अब ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन में अगर तुमने पढ़ा है तो अच्छी बात है। जो Fe है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और जो NO है ये भी +1 में होता है, ठीक है। तो NO ने खुद को क्या किया, NO ने खुद को ऑक्सीडाइज कर दिया, यहां से देखो NO यहां पर क्या था, +1 0 में, यहां से प्लस में चला गया, तो NO ने खुद को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज, और Fe को क्या कर दिया, रिड्यूस, Fe को क्या कर दिया, रिड्यूस, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाता है, खुद को ऑक्सीडाइज खुद को रिड्यूस, है ना, ठीक है। अच्छा, होता कैसे देखो, करते क्या हो तुम करते ये हो कि तुम्हारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में तुम FeSO4 डालते हो। अब FeSO4 डालोगे तो FeSO4 में, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, ऊपर से तुम क्या डालोगे, एसिडिक H, और ऊपर से तुमने डाल दिया नाइट्रेट, ऊपर से तुमने क्या डाल दिया, नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट या नाइट्रेट कुछ भी डाल दिया, ठीक है। सोल्यूशन बनेगा NO2। अब सोल्यूशन में NO बना, सोल्यूशन में NO बना, और सोल्यूशन में Fe2+, क्योंकि एक्सेस में FeSO4 डाल रहे हो तो सोल्यूशन में Fe2+ भी प्रेजेंट है, सोल्यूशन में Fe2+ भी प्रेजेंट है, तो ये जो Fe2+ है क्योंकि ये सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो ये कन्वर्ट हो जाता है FeH2O होल 6 में, ठीक है, FeH2O होल 6 में। तो आप बाहर से कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे हो, ये वही Fe है जो यहां पर है, बट बस क्या है, एक्सेस में यूज किया गया है, बस क्या है, एक्सेस में यूज किया गया है। तो यहां पर FeH2O हो जाता है, वो उसके साथ क्या करके ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाती है ऑन द सरफेस, ऐसा ब्राउन रिंग टेस्ट बनाती है, ऐसा यहां पर ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, ठीक है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइड। Fe2+ यूज करते हैं, इसको वो ऑक्साइड में कन्वर्ट, Fe3+ में कन्वर्ट करता है और NO बनाता है। ये जो NO है ये Fe2+ के साथ अगेन रिएक्ट करके बनाता है एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, दिस इज अ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस। तो ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है ना, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स मेरे ख्याल से आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, याद रखना है कि Fe+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, NO+1 NO भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो दिस इज ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है बेटा। तो बस बेटा आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इस लेक्चर में आपको नाइट्रिक एसिड और आपके जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बताया गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, साथ में ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको होपफुली आपको समझ आएगा। डू रीड योर एनसीईआरटीज, बहुत जरूरी है एनसीईआरटीज पढ़ना, और एनसीईआरटीज को जितना ज्यादा आप रीडिंग करोगे उतना आपको फायदा होगा। अगेन वही चीज रिइटरेट कर रहा हूं, आधे घंटे के लिए मॉर्निंग में एक बार इनऑर्गेनिक पढ़ लो, उतने में ही अगर आप डेली ये काम कर लेते हो उतने में ही आपके इनऑर्गेनिक के अगर 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो केमिस्ट्री में 15-15-15 का रेशियो आएगा, और अगर 15-15 का रेशियो आएगा तो इनऑर्गेनिक कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट होंगे, ठीक है, उसमें से मतलब तो बहुत आसानी से रिएक्शंस हो जाएंगे। तो अगर आप रिवाइज जितनी बार करते रहोगे उतनी आसानी से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो बस रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो,
ठीक है, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में विद कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस और उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।